नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सुमित सर सोल्जर्स में। तो हम यहाँ पर जो अपनी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी, आज उसका मॉक टेस्ट 3 हम जो है यहाँ पर देखेंगे। और जैसे मैंने आपको वादा करा है कि 500 प्लस एमसीक्यूज आपको इसमें देखने को मिलेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। और याद रखना, हम 1 घंटे के अंदर या उससे कम के अंदर ही हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, 1 घंटे का अपना वो टाइमर लेके चलेंगे कि भाई 50 क्वेश्चन हमें करने हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 10-15 क्वेश्चन कराए बस हो गया कहानी, नहीं। आपको 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं और एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये समझाना है कि भाई आपके कितने यहाँ पर आपके जो है मार्क्स बन रहे हैं। तो वो प्लस माइनस करके दोनों, है ना, नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता है। प्लस माइनस करके आप मुझे बताएंगे कि आपके कमेंट सेक्शन में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो अभी मैं स्क्रीन पे नहीं दिखूंगा, स्क्रीन पे सिर्फ आपके क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, अजर्शन की बात कर रहा है ना। अजर्शन रीजन से क्वेश्चन है, कह रहा है द यू फ्लैग है सर्कल ऑफ 12 गोल्ड स्टार्स, है ना। तो कह रहा है भाई यूरोपियन संघ के झंडे में 12 स्वर्ण सितारों से जो है घिरा हुआ है। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा ऐसे, है ना, स्टार बने हुए हैं काफी सारे। तो कह रहा है द नंबर ऑफ 12 इज ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड आपका यूनिटी। तो भाई जो ये 12 सितारे हैं ये आखिर कह क्या रहे हैं। ठीक है, याद रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी सोचो नहीं आते हैं। तो ये जो संख्या है पारंपरिक रूप से पूर्णता, संपूर्णता, एकता का प्रतीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है और आर को से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है द रैपिड डेवलपमेंट इनटू एन इकोनॉमिक पावर विच इज टर्म्ड एज मिरेकल ऑन द हान रिवर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भाई एक आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास, जिसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश के से संबंधित है। इस चीज को याद रखना, ये आपसे काफी बार जो है यहाँ पर पूछा हुआ भी है। तो आपको ये बताना है किससे जुड़ा हुआ है, हान रिवर पे जो है मिरेकल वाली जो बात करता है। तो अब देखो, आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करने के बाद जो है ना, अपना जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जो है दिमाग में आंसर कर लेना। बट याद रखना, 1 घंटे से अगर आप ज्यादा समय ले रहे हैं वीडियो को देखने के लिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर ज्यादा समय नहीं मिलता है आपको, है ना। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर करें। तो यहाँ पर जो आंसर आपको दिखेगा, है ना, वो आपको दिखेगा साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया में एक रिवर है, हान नदी है। तो उस पे इसलिए बोलते हैं भाई, क्योंकि साउथ कोरिया में आपको पता है डेवलपमेंट और उसकी बात आती है। अब यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज रिलेशन, है ना। भाई भारत के संबंध के बारे में सही कथन आपको यहाँ पर चुनना है और यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो कह रहा है इंडिया एंड चाइनीज लीडर विजिटेड ईच अदर कंट्रीज एंड वाज ग्रीटेड बाय लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड्स। तो भारत और चीनी नेताओं ने एक दूसरे के देशों का दौरा किया और उनका स्वागत बड़ी और मैत्रीपूर्ण भीड़ ने जो है किया। अभी जरा इसको होल्ड रखते हैं कि बच्चा कह रहा है कि किस कंटेक्स्ट में है, अभी सुन जाना। कह रहा है बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सफर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना 1949। भाई 1949 में थोड़ी ना वो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट आपका चालू हुआ, बाद में चालू हुआ, मतलब आपका एक तरीके से जो वॉर वगैरह हुई। तो ये तो राइट आंसर नहीं है, करेक्ट पूछा है। चाइना विड्रॉ इट्स क्लेम फ्रॉम द ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी। चीन ने कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को अपना दबाव वापस लिया, वापस नहीं लिया है, आज भी मानता है कि वो हिस्सा जो है हमारा है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डिस्कशन अमंग द टॉप लीडर्स दीज डिफरेंसेस वर रिजॉल्व। कह रहे शीर्ष नेताओं के बीच लंबे बातें चर्चाएं वगैरह होने के बाद ये मुद्दे सुलझा दिए गए हैं, मतलब बॉर्डर इश्यूज वगैरह। भाई ये भी स्टेटमेंट आपको गलत दिखेगा। जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका सही है, लेकिन बाकी के जो 3 स्टेटमेंट है ना वो गलत है। और आपसे क्या पूछा था, राइट आंसर। फोर देखो देखो, जिसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको नहीं करूंगा, मैं जल्दी ही आगे बढ़ जाऊंगा। कह रहा है इन विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया इंडिया हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस। भाई दक्षिण एशिया के किस देश की आजादी में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किस देश की आजादी में आपको दिखेगा भाई, मैं जो इंडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भाई साउथ एशिया की कंट्री है। तो भाई ये कौन सी है, बांग्लादेश, है ना। 1971 में बनता है। तो ये आपको पता होगा, उसमें पूरा पढ़ा होगा किस तरीके से क्या क्या हुआ है इंदिरा गांधी के टाइम पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है दी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट एज। तो कह रहा है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि। तो क्या बोल रहा है, कह रहे दी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग वाज रियलाइज्ड
भाई सत्ता के बंटवारे की अवधारणा का साकार हुआ कि भाई, आप पढ़ते हो ना पावर शेयरिंग, आपने 10th में भी पढ़ा था पहला चैप्टर, कि भाई पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रियलाइज हुआ, क्या ना स्टेट जो है बनने चाहिए वो लैंग्वेज के बेस पे। कह रहा द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन वाज नॉट एक्सेप्टेड, तो ये तो गलत है। भिन्नता के सिद्धांत को तो स्वीकार किया था ना भाई यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी और वो जो बनी थी। कह रहा द यूनिफॉर्म बेसिस वाज नॉट फाउंड फॉर द डिमार्केशन ऑफ द स्टेट, ये भी गलत है। यूनिफॉर्म बेस क्या था आपका, लैंग्वेज, याद रखना। बट ऐसा नहीं था कि सारे स्टेट हमारे लैंग्वेज के बेस पे बने हुए हैं। आपको दिखेगा कुछ स्टेट हमारे जो है कल्चर, है ना, कुछ आपका ज्योग्राफिकली और कुछ एथनिक ग्रुप हैं उनके बेस पे भी बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बने हुए हैं। अगर यहाँ से देखो एक क्वेश्चन ये आ जाता है ना आपका कि हमारा जो स्टेट्स आपके जो बने हैं वो ओनली, है ना, ऐसा लिखा आ जाए लैंग्वेज के बेस पे बने हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ओनली लैंग्वेज के बेस पे नहीं है, कल्चर दिखेगा आपको, एथनिक ग्रुप दिखेंगे, आपको ज्योग्राफिकल एरिया दिखेगा, वो सब। तो ये भी गलत है। कह रहा है ए मूवमेंट स्टार्टेड इन मेनी एरियाज ऑफ द कंट्री डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सेपरेट स्टेट्स। देखो कहीं ना कहीं ये आपको दिखेगा, लेकिन ये पॉजिटिव इफेक्ट थोड़ी ना हुआ, ये क्या हुआ, नेगेटिव हो गया ना। आपसे क्या पूछा है, पॉजिटिव इफेक्ट, भाई सकारात्मक प्रभाव, तो सकारात्मक कहाँ, ये तो नेगेटिव हो गया ना। अब स्टेट आपने बनाए, अब स्टेट बनाए तो दूसरा स्टेट, एक स्टेट के अंदर से अब दूसरा भी कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को भी निकालो। मान लो एक स्टेट था, या आपने दो बना दिए, अब उस दो में से एक कह रहा है कि मुझे निकालो, वहां से एक कह रहा है मुझे निकालो, तो मतलब स्मॉल स्टेट सेपरेट स्टेट्स की डिमांड बढ़ती गई। तो इसमें राइट आंसर जो आपको देखने को मिलेगा भाई वो ए, पॉजिटिव नोट तो वही है। सिक्स क्वेश्चन देखो आपके सामने है, अजरसन रीजन का है। कह रहा है इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट्स फॉर द अर्ली रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम द डच कॉलोनियल रीजन। तो भारत ने डच उपनिवेशिक शासन के इंडोनेशिया के स्वतंत्रता की शीघ्र प्राप्ति के लिए गंभीर प्रयास किए। बिल्कुल सही है, ये आपको दिखेगा भाई, ये हुआ था कि इंडिया ने, वही इंडिया भी एक कॉलोनियल भाई रीजन से गुजरा है, तो वो चाहता था कि कॉलोनियल रूल ना रहे। तो India was a staunch supporter of decolonization process and firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa। ये बात मैंने पहले ही बताई थी भाई, अभी बताया मैंने, भारत जो है एक उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है ना, और वो कट्टर समर्थक जो है आपको दिखेगा इस बात पे कि भाई ये होना नहीं चाहिए। उसने नस्लवाद को लेके, जो रंग भेद को लेके जो दक्षिण अफ्रीका में समस्याएं आपको देखने को मिलती है उसका भी विरोध करा। तो दोनों स्टेटमेंट, सेकंड भाई, दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए को सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करें। कह रहा है द फर्स्ट कमिटी ऑफ नाम वाज हेल्ड इन डैश इन सितंबर 1961। भाई सितंबर 1961 में नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना, तो ये जो इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था डैश में आयोजित करा गया। तो कहाँ आयोजित करा गया था भाई, ये करा गया था बेलग्रेड में। ठीक है, कहाँ करा गया था, बेलग्रेड, तो इसका राइट आंसर डी है। एट्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ग्रुप अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट दी थ्री प्रिंसिपल स्टेट दैट रजिस्टर्ड देयर मर्जर विद इंडिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समूह उन तीन रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने भारत के साथ विलय का विरोध करा। भाई कौन आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने कह दिया हम भारत में नहीं मिलेंगे, तो ये आपको दिखेगा भाई जूनागढ़, ठीक है, त्रावणकोर जिसको आज आप केरला कहते हो, और ये हैदराबाद भी आपको दिखेगा। अब याद रखना इसमें आपको लग सकता है काफी कुछ है कि सर ये भी हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं, बट रजिस्ट काफी इन्होंने करा। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो मान गए इज्जत में, लेकिन कुछ नहीं माने भाई। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने है, क्या रहा है विच प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट टू अनाउंस टू रिमेन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। भैया भारत का कौन सा पहला रियासत था जिसने ये कहा था कि हम तो स्वतंत्र बने रहेंगे। यहाँ पर मुझे शायद हैदराबाद भी डालना चाहिए था, तो और ज्यादा ये अच्छा होता है ना ऑप्शन, जो अगर हैदराबाद डालता। याद रखना ये था त्रावणकोर, जिसको आज आप कहते हो केरला। ठीक है, अपने इंडिया के यहाँ आपको जो दिखेगा, तो वो उसने कहा था सबसे पहले कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, और अभी हमने देखा यहाँ पर कि त्रावणकोर आपको दिखेगा यहाँ, है ना। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मिस यूज देयर पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। भाई पुलिस ने और प्रशासन ने आपातकाल के दौरान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। अब आपको पता होना चाहिए आपातकाल किस टाइम पे हुआ, कहां से कहां तक, वो सारी चीजें। तो पहला तो सही है, कह रहे दीज इंस्टीट्यूशन टर्न इनटू पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग पार्टी, दिस प्रॉब्लम वेनिस आफ्टर इमरजेंसी। कह रहे ये संस्थाएं सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक साधनों में बदल गई। बिल्कुल सही है ये, लेकिन क्या बोल रहा है, आपातकाल के बाद ये समस्या गायब हो गई। भाई ये गलत हो गया यहाँ पर। अगर ये
स्टेटमेंट यहाँ तक होती ना तो एक बारी को सही थी, लेकिन आगे वाली स्टेटमेंट गलत है, तो इनकी ए सही है और आर क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। तो 10th का हो गया सी। 11 देखो क्या कह रहा है, पंजाब अकॉर्ड भाई कब साइन करा गया था, और पंजाब अकॉर्ड याद रखना अगेन कि भाई किस किस के बीच में करा गया था, एक तो राजीव गांधी थे और दूसरे व्यक्ति का नाम आप मुझे बता सकते हैं पंजाब से कौन था। तो ये करा गया था 1985। देखो ये तो हो ही नहीं सकते ना, 1984 से तो दंगे ही चालू हुए थे। 1985 में आपको क्या दिखेगा, पंजाब अकॉर्ड होता है, राजीव गांधी और एक दूसरे व्यक्ति और थे, कौन थे वो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। 12th क्वेश्चन कह रहा है, डैश द बेस ऑफ इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956। भाई डैश 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन आयोग का आधार था। आधार था याद रखना, बेस था, ओनली बेस नहीं था, क्या था, लैंग्वेज, भाषा। सिर्फ भाषा नहीं थी, मैंने ये बताया था, लेकिन हाँ अगर आपसे पूछे तो बेस क्या था, मेन चीज क्या थी, अगर लिखा है भाई आपका जो सर अगर ऐसे लिखा है कल्चर, एथनिक, ज्योग्राफी और आपका लैंग्वेज, तब आपको लैंग्वेज ही लगाना है उसमें। ठीक है भाई। 13 क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। भाई भाई सिंपल सी बात है, भारत जो है स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आपको दिखेगी, तो आपने पढ़ा है 565। कितने पढ़ा है भाई, 565 आपको दिखेगा जो रियासतें आपको देखने को मिलेगी। देखो मैं थोड़ी स्पीड लेके चल रहा हूँ, नो डाउट, मुझे पता है। अगर आपको लगता है कि मेरी ज्यादा स्पीड बढ़ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं, बट हाँ गलती नहीं करनी है। अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, भाई कालक्रम में आपको लगाना है कि पहले क्या आया फिर उसके बाद क्या आया, तो वो आपको बताना है। भाई सबसे पहले आपको देखो क्या कह रहा है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ द ईसी चाइना का, सेशन टू डब्ल्यूटीओ, चाइना मिलता है डब्ल्यूटीओ में, स्टेब्लिश होता है ईयू, और बर्थ ऑफ एआरएफ। तो इसमें अगर हम कहें तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो यही था, है ना। ये ईईसी क्या है जरा बताएंगे जरा मुझे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो आपको ये दिखेगा, फिर आपका क्या बना, यूरोपियन यूनियन बना, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, एआरएफ बना, और चाइना जो है डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना। तो यानी कि ये फर्स्ट है भाई, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और इस तरीके से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा ए। कह रहा थी तुत्सी ट्राइब आर इन, भाई जो तुत्सी जनजाति जो थी वो कहाँ रहती है जरा बताएंगे इसमें। और याद रखना ये सब आपके बुक से ली गई है, तो ऐसा नहीं कि कहीं और से उठा दिया कि सर हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं। रवांडा में थी क्या तुत्सी ट्राइब, एक जनजाति है जिसका नाम तुत्सी है भाई। 16 क्वेश्चन कह रहा विच पॉलिटिकल पार्टी इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ फ्रीडम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। भाई किस राजनीतिक दल को स्वतंत्र संग्राम की विरासत, है ना, दो दो बार हो गए, विरासत जो है आपका मिली है। अब भाई सिंपल सी बात है, एक ही पार्टी है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कौन, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। देखो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कोई और जो पार्टी थी उनका बहुत ज्यादा कोई दबदबा या कोई इतना था नहीं। फ्रीडम स्ट्रगल का अगर कोई विरासत में किसी को मिला है ना तो वो कांग्रेस पार्टी है। 17 क्वेश्चन आपके सामने है भाई, कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन। भाई कह रहा है बयानों में आपके कौन सा वैश्वीकरण के बारे में सही है, याद रखना क्या पूछ रहा है, सही है, ट्रू पूछ रहा है, तो अब उसी हिसाब से आपको आंसर करना है। एक सेकेंड, हम्म, करे भाई आंसर करें। तो पहला देखो क्या कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली एन इकोनॉमिक फिनोमिना। नहीं भाई, सिर्फ आर्थिक घटना थोड़ा है ये आपका, और भी है, राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है। कह रहा है ग्लोबलाइजेशन बिगेन इन 1991। अरे 1991 में जरूरी नहीं है, देखो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे हमारे यहाँ, बट ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना बेटा हजारों सालों से चल रहा है। लेकिन 18 सेंचुरी के बाद आपको क्या दिखेगा, ये फास्ट हो गया। अब फास्ट क्यों हो गया, टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, है ना, आपका कम्युनिकेशन के बढ़ने से वो चीज आपको दिखेगी, है ना, ये जो टेक्नोलॉजी में जो कंटेनर्स आने लग गए उनकी वजह से आपको दिखेगा ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण पहले नहीं था, इतिहास में पहले से रहा है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा गलत। ग्लोबलाइजेशन इज द सेम थिंग एज वेस्टर्नाइजेशन, नहीं भाई, जैसा पश्चिमीकरण है वही वैसा ही ग्लोबलाइजेशन है क्या, वैश्वीकरण नहीं, ये गलत है। ग्लोबलाइजेशन इज मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना, ये आप कह सकते हो कि भाई एक बहुआयामी घटना आप एक वैश्वीकरण को बोल सकते हो। तो राइट आंसर इसका डी हो गया, बाकी आपके क्या है, गलत है। 18 क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करें। कह रहे थे सोशलिस्ट एडवोकेट्स आइडियोलॉजी ऑफ, सोशलिस्ट जो थे समाजवादियों ने निम्नलिखित विचारधारा की वकालत की। भाई किस विचारधारा की आपको वकालत देखने को मिलेगा, तो ये दिखेगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद।
तो यही है भाई, जब लिखा है सोशलिस्ट किसको एडवोकेट करेंगे, समाजवादी विचारधारा को। ठीक है, अच्छा अब ये सोशलिस्ट में यहाँ पर आपको सोशलिज्म भी दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, सिर्फ समाजवाद ऐसा नहीं कि बस कि जो राजा है वो समाज में इक्वली रिसोर्स बांट रहा है, नहीं, डेमोक्रेसी के हिसाब से सब चीज चलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका भाई। 19 क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, डैश इज द प्रेजेंट यूएन सेक्रेटरी जनरल। भाई डैश जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आपके हैं, कौन है, तो आपने पढ़ा है एंटोनियो गुतरेस, है ना। आपने क्या पढ़ा है, एंटोनियो गुतरेस आपने पढ़ा है, ये इनके यूएन के जो आपकी बुक में लिखा हुआ है यूएन के सेक्रेटरी जनरल है आपके। 20 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद द रेफरेंस टू द फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967। भाई 1967 में जो चौथे आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। याद रखना, फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात कर रहा है, 1967 की बात कर रहा है। दिमाग में सारी चीज घुमा लो कि क्या क्या चीज चल रही थी, और करेक्ट पूछ रहा है भाई इसमें। कह रहा है इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय कांग्रेस। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं था। कांग्रेस को जो मिली वोट का प्रतिशत भी घटा था और सीट का भी घटा था। तो कांग्रेस सक्सेसफुली इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट में राज्य नहीं बना पाई। केंद्र में बना पाई लेकिन राज्यों में नहीं बना पाई, इस चीज को याद रखना। हाफ ऑफ द मिनिस्टर इंदिरा गांधी कैबिनेट लॉस्ट इलेक्शन, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी के जो आपके बड़े बड़े धुरंधर थे वो हार गए। 50% आप ये कह सकते हो, जैसे के कामराज जी वगैरह भी, वो क्या है, इलेक्शन को यहाँ पर हार गए। तो स्टेटमेंट सही है। कह रहे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स, भाई ना सीट्स बढ़ी ना आपका परसेंटेज वोट का बढ़ा। तो कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा सी, कि इंदिरा गांधी के जो मंत्रिमंडल थे उसके आधी आधे मंत्री चुनाव हार गए। समझ रहे हो कि जो आप एमपी एमएलए अगर आप लेते हो, एमपी लेते हो, एमपी में आप 500 बंदे खड़े करो तो 250 तो हार गए थे। ऐसे आप एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। 21 क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्स इंडिजिनियस पीपल एज। भाई भारत सरकार स्वदेशी लोगों को किस नाम, किस प्रकार जो है संदर्भित करती है। अब ये याद रखना, बच्चा ना सोचता है कि हम पहले आए, नॉर्थ में जो रहता है वो आर्यंस है ना, साउथ वाले बोलते हैं हम। भाई यहाँ पर सबसे पहले कौन आई, ट्राइब, आदिवासी, और उसको आप क्या बोलते हो आज, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। इस चीज को याद रखना। तो ट्राइब जो है यहाँ के इंडिजिनियस पीपल है, कि पहले जब कोई नहीं था तब ट्राइब थी, आदिवासी ग्रुप था। 22 आपके सामने क्वेश्चन है भाई, अजर्सन रीजन का है भाई, क्या कह रहा है, एज पर द डायरेक्शन ऑफ यूएसए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वाज एस्टेब्लिश इन 1957। भाई जो संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देश अनुसार अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसकी स्थापना 1957 में की गई थी। क्या ये बात सही है, बिल्कुल भाई ये बात सही है। कह रहा ऑफिशियल फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली इंस्पेक्ट द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर फैसिलिटी so that civilian nuclear plants cannot be used for military purpose। बिल्कुल सही है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से दुनिया की परमाणु सुविधाओं का निरीक्षण करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का सैन्य उद्योग के लिए उपयोग ना किया जाए। इसका एक मतलब वही पर्पस है कि वो देखना कोई कंट्री न्यूक्लियर बम बना रही नहीं बना रही, बम पटाखे बना रही नहीं बना रही, तो वो चीज आपको यहाँ दिखेगी। तो आर और ए दोनों सही है, और आर ए को सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। 23 क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्या कह रहा है इसके अंदर, कह रहा है इलेक्शन इन डैश ईयर लेड एन एरा ऑफ कोलिशन। भाई जहां पर भी देखो ना, एक ऐसा एरा होने की शुरुआत जहां पर आपका गठबंधन का एक युग आपको दिखे, तो भाई एक ही डेट याद रखना, क्या, 1989। क्या याद रखोगे भाई, 1989। 1989 से कोalition गवर्नमेंट गठबंधन सरकारों का एक युग माना जाता है इंडिया में, कि वो चालू हो गया था। 24 क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे नेम द प्राइम मिनिस्टर व्हेन सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन 1998। भाई 1998 में जब दूसरा परमाणु परीक्षण हमारे यहाँ करा गया था, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन दिखेंगे, तो वो आपको, अगर आपने ना, एक वो पोखरन मूवी भी है उसकी, क्या कहते हैं, जॉन अब्राहम की, तो उसमें आपको दिखेगा ये जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी। और ये याद रखना है, इसमें एक चीज और समझा दूं मैं आपको, कि 1989 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा और 1999 में हमारी कारगिल वॉर हो गई। ठीक है, तो उस चीज को ऐसे याद रख सकते हो कि कारगिल वॉर से एक साल पहले हमने सेकंड अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो है करा था। 25 क्वेश्चन आपके सामने है भाई,
कह रहे व्हेन नेप वाज अडॉप्टेड इन इंडिया, भाई जब भारत में नेप को अपनाया गया या कब अपनाया गया भाई, जो नेप है आपका। हम्म अब बच्चा कहेगा सर ये नेप क्या है, बेटा ये नेप है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, नई आर्थिक नीतियां जो है, वो हमने कब से अपनाई, तो ये आपको क्या दिखेगा 1991। इसी टाइम पे यूएसएसआर धाराशायी हो गया, और इसी टाइम पे हमने एलपीजी रिफॉर्म जो है अपनाए, जिसको आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हो, जिसको आप राव मनमोहन रिफॉर्म भी कहते हो, क्योंकि उस टाइम पे हमारे मनमोहन सिंह क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। याद रखना इसको भाई। 26 क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, द्रविड़ा कजगम इनकी डीके वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द्रविड़ कड़गम, मतलब डीके की पार्टी है। तो भाई ये किसके नेतृत्व में आपको दिखेगी जो है यहाँ पर ये फॉर्म होती है, तो ये हुई थी आपकी ईवी रामास्वामी पेरियर। ठीक है, ईवी रामास्वामी पेरियर डीके जो आपको पार्टी दिखेगी, वो इनके अध्यक्षता में जो यहाँ पर होती। तो कह रहे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, याद रखना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कह रहे पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954। भाई भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौते पर जो है यहाँ पर हस्ताक्षर करे गए थे। क्या ये बात सही है भाई? 19 आपका जो 54 है, हमने पंचशील उसमें समझौते करे थे? नहीं भाई, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है इन 1955 देयर वाज ए आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट चाइना ऑक्यूपेशन। तो भाई 1955 में चीन के कब्जे के खिलाफ तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह जो है यहाँ पर हो गया था, लोगों ने हथियार जो है यहाँ पर उठा लिए थे। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी। अच्छा एक मिनट रुक जाओ भाई, ये नॉट ट्रू पूछ रहा है ना, सॉरी भाई। हाँ देखो, अब यहाँ से हमसे भी गलती हो सकती है ना। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो 1954 में तो आपका क्या है, वो चाइना और वो एग्रीमेंट करते हैं, पंचशील एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल सही है। और ये 1955 नहीं है, इसके बाद जो है आर्म्ड अपराइजिंग हुई थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है आपकी, गलत हो जाती है। और इसमें आगे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश द लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बतियन इन इंडिया। बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश जो है, जो धर्मशाला आपको देखने को मिलती है, लोग घूमने जाते हैं ना, तिब्बत आपको दिखेंगे वहां पर बहुत सारे आपके वो बौद्ध के बुद्धा के टेम्पल वगैरह बने हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो नॉट ट्रू पूछ रहा था, तो सेकंड सही नहीं है, तो ओनली सेकंड। ठीक है, ये कहाँ दिखेगा आपको, राइट आंसर बी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं सही वाले ढूंढने लग गया है ना, गलत वाले जो है उनको, तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। तो यहाँ पर जब कंफ्यूज हो जाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है भाई। 28 क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़े और आंसर करें। कह रहा है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी डैश कमीशन वाज अपॉइंटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपातकाल का जो सारा कुछ आप ये कह सकते हो देखना कि भाई क्या हुआ था उस टाइम पे, जो दुरुपयोग हुआ अधिकारों का, तो उसके लिए एक कमीशन बनाई गई। उस कमीशन का नाम क्या है? तो वो कमीशन आपको क्या दिखेगी, शाह कमीशन। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो व्यक्ति हेड होता है तो उसी के नाम पे जो है वो कमीशन का नाम हो जाता है, तो शाह कमीशन आपको दिखेगा। 29 आपके सामने, एक्सपांड करना है साफ्टा वर्ड को। तो भाई ये क्या है, साउथ एशियन फ्री टैक्स नहीं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड, बिल्कुल सही है। साउथ एशियन फर्स्ट भी नहीं है। तो आपको दिखेगा भाई दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार, साफ्टा की फुल फॉर्म है। और मैं हिंदी वाले बच्चों से एक बात कहता हूँ, जो भी ये फुल फॉर्म वाली चीजें होती है ना, आपको अलग अलग जो आप पढ़ते हो, आप साफ्टा पढ़ते हो, ठीक है, मैंने अभी एनईपी बताया आपको, ठीक है, आप यूएसएसआर की बात कर रहे हो, आप ईईसी की बात कर रहे हो, ठीक है, और अगर मैं कहूँ आपकी और भी है, आप जो है सार्क की बात कर रहे हो, आप ब्रिक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, आप आसियान की बात कर रहे हो, तो मतलब आपको ऐसे और भी है बहुत सारे कि आपको ना इन सब की क्या है ना फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इंग्लिश में एटलीस्ट, ताकि आप क्या है थोड़ा सा ना इंग्लिश में इजी हो जाता है। कि अब जैसे हिंदी में साफ्टा लिखा है तो हिंदी में अब वो ऐसा तो नहीं लिखेगा दा आ मा, ठीक है, तो वहां अगर वो लिखेगा भी तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये किस चीज की कह रहा है, किस चीज की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इस चीज को याद रखे भाई हिंदी वाले। 30 क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़े और आंसर करें। कह रहा है फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी। तो भाई बीएसपी का संस्थापक आपको कौन दिखेंगे, है ना, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो दिखेंगे काशीराम। बीएसपी आज पता है ना आपको, सुश्री मायावती जी जो है हमारी, उन्होंने जो है एक तरीके से वो लीडर हैं अभी बीएसपी की। तो काशीराम जो थे वो एक संस्थापक दिखेंगे आपके, किसके भाई, बीएसपी
पार्टी के। 31 क्वेश्चन आपके सामने, डैश ईयर चाइना टू कंट्रोल ओवर तिब्बत। भाई किस वर्ष जो है चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, कि मतलब अब तो भाई गया है ना पूरा तिब्बत जो है गया, मतलब तिब्बत गया क्या, फिर वो धीरे धीरे जो कब्जा करना शुरू करा उसने, तो वो कौन सा आपको दिखेगा, तो वो दिखेगा भाई आपको 1950। 1950 से ये कहानी चलती है, ठीक है, और ये कहानी गड़बड़ हो जाती है 59 तक आते आते हद से ज्यादा। तो 5-10 साल तक खूब ज्यादा टशल होता है, हालांकि चाइना कंट्रोल करना शुरू कर देता है तिब्बत को अपने एंड से, और 1950 से ये कहानी चालू हो जाती है भाई। 32 आपके सामने है, कह रहा है अरेंज दी फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई निम्नलिखित को कालानुक्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, बॉम्बे प्लान आता है, प्लानिंग कमीशन बनता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, मतलब या क्रोनोलॉजिकल में आपको बताना है, ये आपके ऑप्शन है, आपको देखना है कौन सा यहाँ पर सही है भाई। तो भाई सबसे पहले अगर मैं कहूँ ना भाई, जब तक देश आजाद नहीं होगा तो प्लानिंग कमीशन तो बनेगी नहीं। मान लो मेरे को ऐसे देखना है, तो फर्स्ट पहले आएगा, थर्ड बाद में आएगा ना। मान लो देखो थर्ड यहाँ पहले है, तो ये कट गया, ठीक है, और बाकी में आपको दिख रहा है थर्ड बाद में आ रहा है फर्स्ट के। सिंपल सी बात है, और प्लानिंग होगी तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आएंगे, यानी कि थर्ड के बाद आएगा फोर्थ। अब जहाँ फोर्थ पहले है, उसको काट दो आप, कट गया ना। तो यानी कि आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर थर्ड फोर्थ ये अभी मैच कर रहा है। अब सबसे पहले क्या आता है बेटा, पहले आता है बॉम्बे प्लान, ठीक है, इंडिया आजाद नहीं हुआ था, इंडिया आजाद होने से पहले बॉम्बे प्लान आया था, फिर इंडिया आजाद हुआ, फिर वहां पर आप ये कह सकते हो प्लानिंग कमीशन बनी, और फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान को यहाँ पर जो है लॉन्च करा गया। तो 34 का आपको जो दिखेगा, सॉरी 32 का जो आपको दिखेगा वो दिखेगा सी। 33 आपके सामने, इन दी 2002 लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम टुक प्लेस। अच्छा, अब ये ना ये आपका कुछ कटवाया हुआ है, ठीक है, ये वैसे इसका आंसर गुजरात है। ये आपको क्या दिखेगा आपका ना, ये एक दो पन्ना डिलीट मार दिया उन्होंने, जो क्या कहते हैं ना, मोदी सरकार हमारी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, जो गुजरात से जुड़ी हुई जो नेगेटिव चीज थी ना उसको हटा दिया है। हालांकि 2002 में जो बड़े दंगे वगैरह हुए वो कहाँ हुए, गुजरात में। 34 आपके सामने है भाई, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असम के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं के रूप में माना जा सकता है ना, कि उनकी आकांक्षाएं एस्पिरेशन जो है किस चीज, क्या चीज आपको लगती है कि भाई हाँ वो एस्पिरेशन वो इच्छाएं आपको देखने को मिलेगी। पहला कह रहा है सक्सेशन फ्रॉम इंडिया, भाई भारत से अलगाव वाली जो एक विचारधारा है कि अलग होना है, जी हाँ बिल्कुल दिखेगा। अपोजिशन टू ब्राह्मण डोमिनेंस, भाई ब्राह्मण के प्रभुत्व का विरोध करना। एंटी फॉरेनर मूवमेंट है ना, जो आपके विदेश मतलब विदेशियों के खिलाफ, विदेशी कौन, जो बाहर से हैं, जो आसपास के एरिया में जो रहते हैं ना और आके वहां बस गए हैं। और डी बोल रहा है बहुत ए एंड सी। तो देखो ब्राह्मण्स का अपोज करना तो कहीं से कहीं तक नहीं पढ़ोगे आप, लेकिन हाँ ए और सी जरूर सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी। तो राइट आंसर क्या है भाई इसका, डी है। 35 क्वेश्चन आपके सामने है भाई, कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भाई भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। जरा आप बता सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। और ये अब बच्चा सोच सकता है सर हम तो 11वीं क्लास में थोड़ी ना, सर हम तो 12th क्लास में, अब ये आर्टिकल आर्टिकल क्यों खेल रहे हो हमारे साथ। ये याद रखना, आपकी बुक में जो जो आर्टिकल लिखे हुए हैं ना वो आपको पढ़ने हैं, वो आपको समझने हैं, ऐसा ही नहीं है बस छोड़ दिया। तो ये दिखेगा आर्टिकल 51, 351 नहीं है, ये आर्टिकल है 51, अनुच्छेद आपका 51 में आपको ये देखने को मिलेगा। 36 आपके सामने भाई, तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स आर ड्विंडलिंग बिकॉज ऑफ, भाई जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके संसाधनों में जो है वो कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, एफोरेस्टेशन की वजह से, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, सॉइल प्रिजर्वेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से, ठीक है, इनके वनीकरण, कृषि गहनता, मृदा संरक्षण या वर्षा जल संचय की वजह से आपको ये सब देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन की वजह से हो रहा है, कृषि की गहनता की वजह से हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ा रहे हो, और जिससे जो दूसरे जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, जो लैंड है उसको क्या आ रही है, उसमें कमी आ रही है। 37 आपके सामने है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है,
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध के बारे में कुछ कथन है और उनमें से आपको बताना है करेक्ट सही स्टेटमेंट। तो क्या रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव डिफरेंसेस ओवर द शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। भाई भारत और बांग्लादेश सरकार के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेके आपको क्या देखने को मिलेगा, मतभेद देखने को मिलेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं तक ठीक लग रहा है भाई, करेक्ट ही पूछा था और इसने। तो बांग्लादेश हेल्प इंडियाज आर्मी टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नहीं भाई ये गलत है। भारतीय सेना भाई वो रास्ता नहीं देता है, वो आपको पता है कि वो इधर की साइड है, ठीक है, और हमारा जो है कंट्री ऐसे जुड़ता है। तो वो अब कंट्री ऐसे भी नहीं कहूँ मैं, आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश हमें जाने नहीं देता है। तो अब हमें अगर यहाँ से जाने दे तो अच्छी बात है, ट्रेन वगैरह भाई हम तो बोल रहे बना देंगे। अब यहाँ पर जाने का रास्ता क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसको आप चिकन नेक भी बोलते हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि वो रास्ता देता है, ये गलत है भाई। आगे देखो, कह रहा है बांग्लादेश इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। बिल्कुल गलत है भाई। जो लुक ईस्ट पॉलिसी है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आप मान लो कि उसकी नीति का हिस्सा है बांग्लादेश, ये बोला नहीं है। कह रहा बांग्लादेश अपोज एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप। बांग्लादेश भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी समूह का विरोध करता है, ये नहीं दिखेगा। जो कुछ ऐसे इस्लामिक फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन में है जो इंडिया के खिलाफ रहती है तो उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि हमें जानकारी ज्यादा देता नहीं है बांग्लादेश। इसलिए जो है आपको दिखेगा वो कहीं ना कहीं हम कहते हैं भाई आप क्या कर रहे हो, इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हो, आप हमें जानकारी देते नहीं कि कौन लोग है, क्या नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका 37 का। 38 आपके सामने है, पढ़े और आंसर करे भाई। कह रहा है द मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल बोल रहा है भाई, जो शॉक थेरेपी का मॉडल था इनमें से किस संगठन द्वारा जो है यहाँ पर वो बनाया गया है। हम्म, बताएं जरा भाई, किस संगठन के द्वारा शॉक थेरेपी आपको दिखेगा जो है यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो भाई ये है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस चीज को याद रखना। दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, यहाँ पर तो डब्ल्यूटीओ का कोई रोल नहीं है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने साफ बोला था कि आपकी इकोनॉमी को हम रिवाइव करेंगे, लेकिन आपको जो है कुछ रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। और रिफॉर्म से क्या बहुत बुरा इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी में, और उसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। वो किससे जुड़ा हुआ है, रशिया वाला। सारा कुछ जो फर्स्ट चैप्टर है उसी से ही आपका ये क्वेश्चन है। देखो कुछ आपको भाई बुक के पीछे के भी मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भाई अच्छे हैं तो मैंने वो भी रखे हुए हैं इसमें। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, जरा इसको पढ़ें और आंसर करें भाई। कि यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई मेल करना है आपको, और आपके ऑप्शन जो है यहाँ पर है, ठीक है, पढ़ें और आंसर करें। तो कह रहा है एक आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक आपका जोनिंग, एक फार्मर और एक आपका मिल्क कोऑपरेटिव, ठीक है। तो जो चौधरी चरण सिंह थे भाई वो किससे जुड़े हुए थे, वो आपके वो एक फार्मर थे, किसान थे, है ना, सही बात है ना। चौधरी चरण सिंह जो आपको दिखेंगे वो क्या दिखेंगे, एक बड़े नेता जो आपके किसान रहे। पीसी महालनोबिस एक आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है। और आपका एक सेकेंड, हम्म, और आपका बिहार फेमाइन जोनिंग, है ना। और आपका कुरियन, वर्गीस कुरियन, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो मिल्क कोऑपरेटिव। तो ये आपको क्या दिखेगा भाई, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड आपको दिख रहा है, बाकी आप एलिमिनेट कर दो। बी का आपको फर्स्ट दिख रहा है, जी हाँ सही है। और सी का आपका है कहाँ गया भाई, सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, बी। 40 क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ें और आंसर करें। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे हैं इन ईस्ट पाकिस्तान द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन वाज लेड बाय। भाई जो पूर्वी पाकिस्तान में जो पश्चिमी पाकिस्तान के वर्चस्व के खिलाफ लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व किया था, किसने करा था, आपको पता है, शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है। इन्हीं की ही बेटी है कौन, शेख हसीना, जो आज क्या है वहां बांग्लादेश से भाग के कहाँ पर शरण लिए हुए हैं, आपका दिल्ली। या फिर हम कहें कि भाई आपका इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें शरण दे रखी है। तो शेख हसीना भाई इन्हीं की ही क्या है, बेटी रही है। 41 क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है व्हाट वाज दी अनदर नेम ऑफ राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड। अच्छा अभी मैंने देखा, अभी मैंने पूछा भी तो गांधी, राजीव गांधी और दूसरा जो व्यक्ति था वो लोंगोवाल थे। और इनका जो दूसरा नाम जाना जाता है गांधी और लोंगोवाल अकॉर्ड के अलावा, ये था पंजाब अकॉर्ड। 42,
कह रहे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो आईएलओ है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, उसके बारे में कुछ यहाँ पर कथन दिए गए हैं, आपको क्या बताना है, सही बताने हैं। 42। हम्म। तो कह रहा है आईएलओ वाज स्टेब्लिश इन 1945, तो गलत है भाई, आईएलओ की स्थापना 1945 में तो नहीं हुई। इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा, तो ये आपको दिखेगा भाई, आईएलओ जो है आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। और करेक्ट पूछा था तो मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, जिनेवा में। बाकी आपको क्या दिखेगा भाई, वो गलत है। 43 आपके सामने है भाई, 42 का हो गया बी, 43 आपके सामने है। तो यहाँ पर भाई कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, आपको यहाँ पर लीडर्स के नाम दे रखे हैं और आपको मैच करना है कि वो किससे जुड़े हुए हैं, क्या कहानी है। तो भाई आपने सोच लिया होगा आंसर क्या है ना। तो इसमें हम देखें, दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं वो आपके किससे जुड़ते हुए दिखेंगे, भारतीय जनसंघ से। किससे जुड़ते हुए दिखेंगे भाई, भारतीय जनसंघ से जुड़ेंगे। तो भाई ए का सेकंड, अच्छा ये थोड़ा भाई आगे पीछे है, ठीक है। ए का सेकंड मुझे यहाँ दिख रहा है, ए का फर्स्ट है, थर्ड है भाई, राइट आंसर यही हो गया बी। आपका ए के गोपालन जो है किससे जुड़े हुए हैं, वो कम्युनिस्ट लीडर ऑफ केरला। रफी अहमद आपके जो किदवई है, वो किससे जुड़े हुए हैं, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। बी आर अम्बेडकर किससे जुड़े हुए हैं, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। याद रखना, फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आपसे पूछता है कि बी आर अम्बेडकर कि कौन सी आपको जो है पार्टी दिखेगी, जो या उन्होंने वो पार्टी बनाई, तो वो दिखेगा फाउंडर ऑफ लेबर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, डी। 44 क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें क्या कहता है, डैश रेफर टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियन डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। भाई डैश राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो जानबूझकर और अंधाधुंध तरीके से नागरिकों को निशाना बनाता है। भाई क्या चीज आपको ऐसी दिखेगी कि भाई जो पॉलिटिकली वो आपको क्या ढूंढ देखता है और निशाना बनाता है, देखो ये आपको टेररिज्म दिखेगा। मैं जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बच्चों को समझ में नहीं आएगा वरना ये आतंकवाद की क्या कहानी है। देखो अब यहाँ पर वर्ड जोड़ते हैं कि आतंकवाद राजनीतिक हिंसा को संदर्भित करता है जो जानबूझकर और अंधाधुंध तरीके से नागरिकों को निशाना बनाता है। अब देखो अगर आप टेररिस्ट के दिमाग में रहता है, टेररिस्ट के दिमाग में रहता है हमें वहां की सरकार, हमारी वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लानी है। आप कैसे लाओगे, डायरेक्ट सरकार से लड़ नहीं सकते, आर्मी लेके जा नहीं सकते, तो आप क्या करते हो, कुछ ऐसा टेरर फैलाते हो सोसाइटी में, जहां पर सोसाइटी में जो लोग हैं वो किसको कोसने लगते हैं भाई, वो टेररिस्ट तो कर गया, उसको तो कोस ही रहे हैं, लेकिन बाकी और किसको कोसेंगे, वो कोसेंगे भाई आपकी गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को जब कोसेंगे ना, तो सिंपल सी बात है, वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, इस सरकार ने कुछ नहीं करा, ये हो गया, इतना अटैक हो गया, टेररिस्ट का इतना बड़ा अटैक हो गया, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, इसको निकालो यहाँ से, ये वो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आतंकवादी हैं, टेररिस्ट टेररिस्ट लोग ही हैं जो एक आपका पॉलिटिकल वायलेंस करते हैं और स्पेशली टारगेट करते हैं सिविलियंस को, ताकि वो अपने मकसद में एक तरीके से कामयाब हो सके, है ना। 45 आपके सामने है, व्हेन दी बर्लिन वॉल फॉल। भाई बर्लिन दीवार जो है कब गिरी, अब 1989, 1989 तो सबको पता रहती है, मैंने यहाँ पर जो है मंथ में छेड़खानी कर दी है भाई। हाँ 45। तो ये हुआ था भाई नवंबर 1989, और 1991 में यूएसएसआर जो है पूरा अच्छे से क्या हो गया था, खत्म हो गया था। 1989 जो है बोलता है ना कि ताबूत में आखिरी कील, वो कील आखिरी दिखेगी आपकी बर्लिन वॉल का गिरना। 46 आपके सामने क्वेश्चन है। तो देखो भाई क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण की विशेषता है। याद रखना ग्लोबलाइजेशन का जो फीचर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है। तो क्या कह रहा है, डिक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड, नहीं भाई। कह रहा है इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी, नहीं। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, लेबर एंड आइडियाज, ये आपको एक फीचर दिखेगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन वर्ल्ड ट्रेड, इंक्रीज इन इम्पोर्ट ड्यूटी, तो ये जरूरी नहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही वो डिक्रीजेज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भाई ये तो बड़ी है घटी कहाँ है। तो कहीं ना कहीं माल हो, पूंजी हो, श्रम हो, विचार हो, वो मुक्त प्रवाह है। आपने क्या पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन क्या है, फ्लो है। फ्लो किस चीज का है, गुड्स का, कैपिटल का, लेबर का, इवन आइडियाज का भी आपको फ्लो दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, है ना। एक सेकंड भाई, इसका राइट आंसर हो जाता है सी। 47 क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है
प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज, भाई जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको जरा वो बताना है। आपने पूरे चैप्टर में बार बार यही की लाइन पढ़ी होगी क्या, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, ये यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक आपका ऑब्जेक्टिव है। 48 क्वेश्चन आपके सामने है। देखो मैंने पहले भी कहा किसी को स्लो लग रहा है तो मुझे बता देना। और देखो अगर आपको ये वीडियो सही लगी ना, आपको लगा है हेल्पफुल है, तो आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना उनको बताओ भाई एक टीचर है जो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, वो 1 घंटे के अंदर अंदर आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर जो है करा रहा है। ऐसा नहीं कि टाइम पास हो रहा है कुछ भी हो रहा है, 50 क्वेश्चन आपको जो है दिख जाएंगे, बल्कि उससे 1 घंटे से कम के अंदर ही आपको दिख जाएंगे। 48 का अगर मैं यहाँ पर देखूं क्या कह रहा है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भाई स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस शासन प्रणाली को अपनाया। तो बहुत सिंपल है भाई, जब इंडिया आजाद हुआ, गवर्नमेंट वगैरह बनती है, तो अब आपको क्या दिखेगा, क्या कौन सी गवर्नमेंट या क्या किस सिस्टम को आपको दिखेगा, तो वो आपको क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। याद रखना प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल तो आप दूर दूर से हटा सकते हो, मोनार्की राजतंत्र था ही नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इस चीज को याद रखना, राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। 49 क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। आपको बस अभी ये ऐसा कुछ करना नहीं है इसको आंसर, दिमाग में बस आपको करेक्ट इनकरेक्ट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा आपका इनकरेक्ट है। इससे देखो ऐसे ही आपके असर्शन बेस्ड में दे देते हैं, स्टेटमेंट में उठा के देते हैं, क्वेश्चन तो यहीं से बनते हैं ना। 49 आपके सामने है, तो क्या बोल रहा है भाई, इट वाज डिक्लेयर्ड, अच्छा याद रखना ये इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है ना, आपातकाल जो हुआ था, आपातकाल से जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है इट वाज डिक्लेयर इन 1975 बाय इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है भाई, 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी, करेक्ट है। इट लेड टू बी सस्पेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही है भाई, कि भाई जितने भी आपातकाल में क्या होता है, जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं भाई, मौलिक अधिकार क्या निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि आप उनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर बहुत लिमिटेड आपको फ्रीडम होती है। तीसरा कह रहा है इट वाज प्रोक्लेम ड्यू टू दी डिटरेटिंग इकोनॉमिक कंडीशन, तो ये गलत है। कह रहा है बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी, सिर्फ आर्थिक रीजन नहीं था, आर्थिक कारण नहीं था, ये आपको दिखेगा कि जो पॉलिटिकल एक रीजन है वो भी इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कि इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपातकाल जो यहाँ पर लगाया। तो यहाँ पर राइट जो आंसर अभी हम देखते हैं कि जो फर्स्ट है वो हो गया करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, और तीसरा आपका इनकरेक्ट हो गया। चौथा क्या कह रहा है, आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, बिल्कुल सही है, ये भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, कि बहुत से अपोजिशन के जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया था इमरजेंसी के दौरान। कह रहे सीपीआई सपोर्टेड दी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, याद रखना इसने सीपीआई ने यहाँ पर सपोर्ट करा है इमरजेंसी का, ये करेक्ट है, क्योंकि सीपीआई उसकी पाले में चली गई थी, एक सेकेंड, उसके पाले में चली गई थी, तो आप सीपीआई ने आपातकालीन घोषणा का समर्थन करा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट। यानी कि अगर मैं कहूँ आपका यहाँ पर जो पहला है वो करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा इनकरेक्ट, चौथा करेक्ट और पांचवा भी ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और जनरली मैं ये बच्चों को देता हूं कि आप मुझे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आप मुझे बताएं कि आपके टोटल मार्क्स जो है कितने बैठ रहे हैं, कि 50 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, और नेगेटिव मार्किंग करके, याद रखना नेगेटिव मार्किंग करके कितने आए। तो इसमें देखो हम जो है ना यहाँ पर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल की इसी तरीके से सीरीज जो यहाँ पर लेके चलेंगे। एक दो वीडियो मैंने लाइव कराई भी है, ठीक है, लाइव उसमें आप देख सकते हो जो पुरानी वीडियोस हैं, मतलब जो अभी कराई है। बाकी जो है इसी तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन है ऐसे ही चलेंगे भाई, कि भाई आपका 50 क्वेश्चन हम जो है कर रहे हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। अब आपको ऐसा लग रहा है आपकी स्पीड स्लो है ना, तो भाई आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इस चीज को याद रखना, क्योंकि 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो चीज जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि भाई कॉलेज में एडमिशन चाहिए ना, तो इस चीज को ध्यान रखना। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में।